आज यह कक्षा पुनः शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र शास्त्री प्रथम वर्ष में व्याकरण आदि विषय लेकर नहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए अनिवार्य प्रथम पत्र संस्कृत व्याकरण निर्धारित है, जिसमें लघु सिद्धांत कौमुदी पाठ्य पुस्तक के रूप में निर्धारित है, जिसका समास प्रकरण, संधि प्रकरण और कारक प्रकरण विशेष रूप से पठनीय है। आज हम लोग इसी क्रम में समास प्रकरण पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। अभी तत्पुरुष समास का पाठ चल रहा है। पूर्व में तत्पुरुष समास के संबंध में बहुत बातें बताई गई है। आज का जो सूत्र है वह है परवद लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः। समास में एक बात का यह संशय हो रहा था कि लिंग का निर्धारण कैसे किया जाए। जब अंतिम पद स्त्रीलिंग है, पूर्व पद पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के समान हो या स्त्रीलिंग के समान हो, इस संशय को दूर करने के लिए महर्षि पाणिनि ने सूत्र बनाया है परवद लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः। ये कहते हैं कि परवद लिंगम यानी पर के समान, पर में जो पद हो, पर में जो शब्द है, अर्थात अंत में जो शब्द है, उसी के समान लिंग का प्रयोग किया जाता है द्वंद्व और तत्पुरुष समास में। अब जैसे मान लीजिए द्वंद्व समास में या तत्पुरुष समास में ही अब राज्ञः सभा, राजन शब्द है, तत्पुरुष समास का ये प्रथम पद है, और सभा शब्द अंत में है। राजन शब्द पुल्लिंग है और सभा शब्द स्त्रीलिंग है। समास बनने के बाद जब राज सभा बनता है, प्रश्न उठता है कि इसमें सभा में पुल्लिंग का प्रयोग किया जाए या स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जाए, क्योंकि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों तरह के शब्द यहाँ हैं। इसका निर्णय करने के लिए यही सूत्र उपस्थित होता है कि परवद लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, यानी पर में जो शब्द है, पर में जो पद है, उसी के समान लिंग का प्रयोग किया जाता है। अर्थात सभा शब्द अंत में है, पर में है, सभा शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए सभा के अनुसार ही लिंग का प्रयोग होगा। इसलिए राजसभा का रूप अब चलेगा राजसभा, राजसभे, राजसभा, यानी लता की तरह चलेगा, स्त्रीलिंग में चलेगा। यह निर्णय करता है। अब मान लीजिए सभा कक्ष ऐसा रहता है। कक्ष शब्द पुल्लिंग है और सभा शब्द स्त्रीलिंग है। सभा पूर्व में है, अंत में तो कक्ष शब्द है। कक्ष पुल्लिंग है, इसलिए सभा कक्ष ही कहा जाएगा। सभा पुरुषः, अब पुरुष पुल्लिंग में है तो पुरुष के अनुसार होगा। जो पर में होगा पद, उसी के समान लिंग का प्रयोग किया जाएगा। यही सूत्र का अर्थ है। कहाँ? तो द्वंद्व समास में और तत्पुरुष समास में से कहते हैं कि परवद लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, यानी द्वंद्व और तत्पुरुष समास में पर के समान लिंग होता है। तो हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे उदाहरण हैं। अब अर्धम पिप्पली, अर्धम पिप्पली, अर्धम पिप्पल्याः। अब अर्ध सु पिप्पली अंगस, इसका समास हुआ। समास होने के बाद विभक्ति लोप हुआ, इसके बाद अर्ध पिप्पली बन गया। अब लिंग का प्रयोग किसके अनुसार किया जाएगा? अर्ध के अनुसार कि पिप्पली के अनुसार?
तो यहाँ ये निर्णय देते कि नहीं, अंत में जो पद है, पर में जो पद है, उसके समान लिंग का प्रयोग होगा। तो पर में पिप्पली शब्द चूंकि स्त्रीलिंग है, इसलिए स्त्रीत्व की विवक्षा में सुविभक्ति लाते हैं, तो अर्ध पिप्पली सु होता है। असु को लंग्याभ्योदेशात श्रुति सप्रयुक्तम हल से लुप कर दिया जाता है, जिससे अर्ध पिप्पली शब्द बनता है। उसी तरह से द्वंद्व समास में भी, जहाँ द्वंद्व समास होता हो वहाँ भी पर के समान ही लिंग होता है। जैसे मान लीजिए क्या है, आगे शब्द बनाना है कुक्कुट मयूरियौ। अब कुक्कुट मयूरियौ शब्द बनता है। अब कुक्कुटः च मयूरी च, कुक्कुटः च मयूरी च, अर्थात कुक्कुट सु मयूरी सु, ये दोनों का चार थे द्वंद्व से समास हो जाता है, द्वंद्व समास होता है। समास हो जाने के बाद में कृतधि समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होती है, सुपो धातु प्रातिपदिक से विभक्ति का लोप होता है, यही क्रम है। तो शब्द कुक्कुट मयूरी हो जाता है, सुविभक्ति दोनों में जो सु है लोप हो गया, तो कुक्कुट मयूरी। अब यहाँ कुक्कुट मयूरी है, किसके समान लिंग हो, अने स्त्रीत्व की विवक्षा में औ विभक्ति लाया जाए या पुंस्त के विवक्षा में लाया जाए, तो यहाँ कहते हैं कि परवद लिंगम द्वंद तत्पुरुष है, पर के समान ही द्वंद और तत्पुरुष में लिंग होता है। तो पर में जो शब्द है मयूरी, वो स्त्रीलिंग है। अब मयूरी मोरनी को कहते हैं, कुक्कुट मुर्गा को कहते हैं। तो मयूरी शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए स्त्रीलिंग के विवक्षा में ही अविभक्ति ले आएंगे, तो कुक्कुट मयूरी हो जाएगा। अब मयूरी री घटक जो इकार है, उसका औ के साथ में यणादेश हो जाता है, कुक्कुट मयूरी मयूरियौ बन जाता है। तो इस तरह से अगर मयूरी आगे रहता, मयूरी च कुक्कुटः च मयूरी सु कुक्कुट सु, और इसका अगर समास होता है और विभक्ति लोप होता है, उसके बाद में कुक्कुट मयूरी कुक्कुट बच जाता है। अब यहाँ पर में अब कुक्कुट शब्द है, कुक्कुट शब्द मुर्गा को कहते हैं, वो पुल्लिंग है। अब तो पर में जो है कुक्कुट शब्द पुल्लिंग है, तो उसके अनुसार, अर्थात पुल्लिंग जो कुक्कुट शब्द है उसी के अनुसार द्विवचन में अविभक्ति आएगी। तो यहाँ मयूरी कुक्कुट औ बन जाएगा, मयूरी कुक्कुट औ। अब कुक्कुट ट घटककार औ के बीच में, और पहले तो वृद्धि रेचि से वृद्धि की प्राप्ति होती है, उसके बाद में प्रथमयो पुरुष वर्ण कहता है, यानी अक से प्रथमा द्वितीय संबंधी अच हो तो पुरुषवान दीर्घ होता है, पुरुषवान दीर्घ प्राप्त होता है, और उसको नादीची सूत्र निषेध कर देता है कि अवर्ण से इच परे में हो तो पुरुषवान दीर्घ नहीं होता है। तो अवर्ण है कुक्कुट ट घटककार, और उससे इच परे में औ आता है, पुरुषवान दीर्घ नहीं हुआ। तो फिर पुनः दोनों के स्थान में वृद्धि रुचि से वृद्धि ही करते हैं, जिससे मयूरी कुक्कुटौ बनता है। तो अगर कुक्कुट शब्द अंत में है तो पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के अनुसार, और कुक्कुट शब्द आगे में है, मयूरी शब्द अंत में है, तो मयूरी के अनुसार। उसी तरह से रामः च सीता च, कोई कहता है विभक्ति कौन लाएं, द्विवचन में लाना है, क्योंकि दोनों का द्वंद्व में बोध कराना है। तो सीता शब्द स्त्रीलिंग है, सीता के अनुसार विभक्ति ला करके राम सीते बनाएंगे, और सीता अगर आगर है आगे में, सीता च रामः च, तब राम के अनुसार, चूंकि राम पर में है, तो राम के अनुसार पुंस्त में द्विवचन, पुंस्त के द्विवचन की विवक्षा में अविभक्ति ला करके सीता रामौ बनाएंगे। यही व्यवस्था बनाने के लिए सूत्र यहाँ पर उपस्थित हुआ है कि द्वंद्व और तत्पुरुष में अगर संशय उत्पन्न होता है कि आगे, चूँकि जिसमें
उभयलिंगी शब्द होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों तरह के शब्द होते हैं। तो पर में जो शब्द हो, चाहे वह स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो या नपुंसक हो, तो जो पर में जो शब्द होगा उसी के अनुसार लिंग का निर्धारण किया जाएगा। तो इस तरह से यह सिद्ध हो गया कि पर के समान लिंग होता है द्वंद तत्पुरुष में। लेकिन आगे एक सूत्र का है, वार्तिक सूत्र है, वार्तिक का निषेध करते हुए कहते हैं द्विगु प्राप्तापन अलम पूर्व गति समासेषु प्रतिषेधो वाच्य। द्विगु समास भी तो तत्पुरुष समास ही कहलाता है, तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। तो क्या द्विगु समास में भी पर के समान लिंग होगा? कहा कि नहीं, द्विगु समास में पर के समान लिंग नहीं होगा। यानी द्विगु समास प्राप्त और आपन्न शब्द के का जब समास होता हो, अलम का जब समास होता हो, पूर्व, उसी तरह से गति समास में भी पर के समान लिंग नहीं होता है। जैसे उदाहरण देते हैं, पंचसु कपालेषु संस्कृतः, पंचसु कपालेषु संस्कृतः, पंच कपालः। अब 5 कपालों में सिद्ध हुआ, पंच कपालः शब्द बनता है। अब पंच कपालः, 5 कपाल में सिद्ध हुआ जो है वह। अब पंचसु कपालेषु बहुवचन है, तो क्या पंच कपाल में बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा? कहा कि नहीं। अब यहाँ पुरोडासः जो हविष सिद्ध हो रहा है उसके अनुसार विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, तो पंच कपालः पुल्लिंग बन गया। उसी तरह से प्राप्त तो जीविकाम, यानी प्राप्त हो गया है जीविका जिसको, उससे प्राप्त जीविका। अब अंत में तो स्त्रीलिंग शब्द है, तो क्या स्त्रीलिंग के समान लिंग होगा? पर के समान लिंग होगा तो स्त्रीलिंग होना चाहिए, अगर कि वो नहीं होगा। यानी प्राप्त हो गया जीविका जिसको, अर्थात उस व्यक्ति को, तो यहाँ व्यक्ति विशेष पुल्लिंग होगा, तो प्राप्त जीविका हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि द्विगु प्राप्त आपन्न अलम पूर्वक और गति समास जो होता है उसमें पर के समान लिंग हो, यह निषेध करता है कि पर के समान लिंग नहीं होता है। इस तरह से यह सूत्र परवद लिंगम द्वंद तत्पुरुषयो जो है ये संपन्न होता है। पुनः अगली कक्षा में मिलेंगे। ओ